आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्राइम मिनिस्टर के हालिया विजिट्स और हिरोशिमा G7 समिट की। जापान की मेज़बानी में होने वाले ग्रुप ऑफ 7 चोटी कॉन्फ्रेंस में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने हिस्सा लेने के लिए जापान का दौरा मुकम्मल किया है और कहा है कि जापान का दौरा फ्रूटफुल दौरा रहा है। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड के कई लीडर से मुलाकात हुई और उनके साथ कई तरह के अहम इश्यूज पर बातचीत भी हुई है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने पापुआ न्यू गिनी का भी दौरा किया है। अब समझने वाली बात यह है कि आज तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिश्तों के दौर में प्राइम मिनिस्टर के हालिया दौरे कितने अहम हैं और भारत वर्ल्ड लीडरशिप में कितनी मजबूत पकड़ बनाता जा रहा है। इन्हीं सवालों पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 बहुत ख़ास मेहमान, स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरिटस प्रोफेसर SD मुनी साहब, IITF में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राम सिंह और JNU के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज। आप तीनों का हम इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मुनी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जो G7 हो रहा है उसके बैकड्रॉप में अगर हम सोशो पॉलिटिकल लेवल पे भारत की बात करें, किस तरह से देखते हैं भारत के रोल को? देखिए, G7 तो हमारा समुदाय नहीं है। ये दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं, अमीर देश हैं, उनकी मीटिंग है और वो अपने फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि भारत G20 का सदर है, उसके साथ भारत SCO का भी सदर है, तो भारत को निमंत्रित किया गया है। भारत को पहले भी निमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार ये सदारत जो हमारी है G20 की, वो ज़्यादा महत्व रखती है। और भारत के दृष्टिकोण से वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा था कि हमें जाकर जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका मुद्दा G7 के सामने रखना है। क्योंकि G7 को अक्सर सूझता नहीं है कि दुनिया में और जगह क्या हो रहा है। वो अपनी, और देखिए उनकी अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत इन दिनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीच में प्रेसिडेंट बाइडेन को तो बीच में से ही जाना पड़ा और इसीलिए जो क्वाड की मीटिंग थी उसको भी प्रीपोन करके वहीं पे करना पड़ा। लेकिन उनकी आर्थिक स्थितियां जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए उनको याद दिलाना कि जो विकासशील देश हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एनर्जी हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे ट्रेड के मसले हों, टेररिज्म हो, ये सब बातों को तो भारत ने उसने अहम भूमिका अदा की और मोदी जी के वहाँ रहने से उनके सामने ये सभी प्रश्न उठाकर रखे गए। दूसरी तरफ भारत के लिए एक नया तजुर्बा था, मैं समझता हूँ, वो था ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए। क्योंकि G7 का अभी भी सारा मुद्दा यही है कि किसी तरह से यूक्रेन को जिताया जाए और रूस को हराया जाए। उनका जो पुराना कोल्ड वॉर है वो दूसरे मायने में कहीं न कहीं काम कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि भारत जैसे देशों का पूरा समर्थन उनको मिले। तो ये भारत के सामने एक कॉम्प्लिकेटेड चुनौती थी कि किस तरह से हम यूक्रेन के मसले को देखें और दुनिया को बताने की कोशिश करें। जो मैं समझता हूँ हमने अपने हिसाब से बहुत सावधानी से और बहुत संवेदनशील तरीके से उसको रखा और समझाया। बिल्कुल। डॉक्टर राम सिंह, इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड में आज, जैसे कि प्रोफेसर SD मुनी ने भी कहा, कि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है इन 7 कंट्रीज़ में भी, जो दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज़ हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के मद्देनज़र कैसे देखते हैं G7 में जो इन्विटेशन है उसको लेकर? देखिए जी, इसमें भारत को इन्विटेशन मिलना, जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। G7 की प्रासंगिकता आज का जो युग है, जिसमें कि उसके जो काउंटर पार्ट्स है, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स कंट्री की GDP का साइज इस समय G7 कंट्री से बड़ा हो गया है। पॉपुलेशन में भी बड़ा है, इकोनॉमिक साइज में बड़ा है। तो G7 को अपने आप को इकोनॉमिकली प्रासंगिक बनाए रखने के लिए
भारत जैसे देशों का बहुत ज़्यादा उनको सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उनका वैल्यू सिस्टम और जो तौर तरीके हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट के या जियो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, वो वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर मुनि ने बताया, भारत की अपनी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो हम दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारा जीडीपी साइज लगातार निरंतर बढ़ रहा है और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसके साथ साथ ये समझना जरूरी है कि हमारे पास एक बैगेज ऑफ प्रॉब्लम भी है और हमने उन चुनौतियों को, कुछ खास रूप से विशेष जो चुनौतियां हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की, हमने उस पर सभी जो कंट्रीज हैं उनके साथ इस पर भावी विचार किया कि किस तरीके से हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना और उसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंस की जरूरत, और इसके साथ साथ डेवलप्ड कंट्री का भी, अपना G7 कंट्री का भी एक पर्सपेक्टिव था। वो भारत को कहीं ना कहीं अपने खेमे में मिलाने के लिए, या जैसा सर ने कहा कि रशिया से दूर करते हुए अपने गुट में शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ही मानवीय एंगल को सामने रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का पर्सपेक्टिव और विशेष रूप से विकासशील देशों का पर्सपेक्टिव और उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें 3 मुद्दे उन्होंने विशेष रूप से विस्तृत रूप में डिस्कस किए: ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक टाइज। तीनों पे सभी देशों के साथ चिंतन हुआ है और ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक पॉलिसी फोरम है जहां पर कि बैठकर चिंतन होता है, जिससे कि आगे की पॉलिसी की दिशा क्या होगी और दशा क्या होगी वो निर्धारित होती है। जब इसके ग्राउंड में रिजल्ट्स आएंगे फिर हम इसका इवैल्यूएशन कर पाएंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य से और विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य से भारत ने अपने जो पॉलिसी फ्रंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से G7 कंट्री के सामने रखा है। बिल्कुल। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो भी इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे प्रोफेसर मुनि और डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि पॉलिटिक्स इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल जो पूरा अरीना है दुनिया का, उसमें इंडिया को जो ये इनविटेशन मिला है, ये आज की डेट में इंडिया के लिए ही नहीं दुनिया की भी देखने की बात है। उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मैं इसको 2 तरीके से रखता हूँ। एक, जो G7 सबमिट हुआ है उसमें 2 एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक जियो स्ट्रेटेजिक एंड एक जियो इकोनॉमिक्स। दोनों की बात हुई, जियो इकोनॉमिक्स की बात हुई। इसमें जो सबसे बड़ा मुझे मुद्दा लगता है, पहलू लगता है कि G7 में भारत को बुलाना और आगामी कुछ महीनों में SCO सबमिट भी होने वाला है। दोनों का प्रयास ये है कि G20 के लिए एजेंडा सेट करना। G7 में भारत गया है, जेलेंस्की को बुलाया है, क्या एजेंडा होगा? इकोनॉमिक एजेंडा होगा, सिक्योरिटी एजेंडा होगा, दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूं तो 2 बातें थी। पहली बात तो हिरोशिमा में ये सबमिट हुआ तो निःशस्त्रीकरण की बात कही गई, और दूसरा, चूंकि जेलेंस्की को बुलाया गया तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें भारत के एक तरीके से एक मैसेज के रूप में भारत को भी रखा गया और जेलेंस्की से मीटिंग भी हुई। तो भारत का एक पक्ष जो जेलेंस्की, या उसको मानवता के रूप में कैसे भी आप ले लीजिए, लेकिन उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत कैसे देखता है, तो भारत ने निश्चित रूप से एक स्पष्ट दृष्टिकोण हमेशा रखा है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है और ये मानवता के लिए खतरा है और वहाँ पे शांति होना चाहिए। भारत ने अपना रुख साफ किया, लेकिन G7 का जो उनका मानस था वो था कि भारत को कहीं न कहीं यूक्रेन से जोड़ के रखना और रशिया से दूर करना। जियो इकोनॉमिकली देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खासकर मैं दक्षिणी एशिया की बात करूंगा, तो इसमें कई कंट्रीज क्राइसिस में है। आप श्रीलंका को देख लिया, डेट ट्रैप में है, पाकिस्तान की जो हालात हो रहे हैं उसमें भी संकट है, और चूंकि ये फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस, जो फ्यूल क्राइसिस में से ग्रसित हैं ये कंट्रीज एशिया के, तो इसमें क्या भारत अपना पक्ष डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे, चाहे फूड क्राइसिस हो चाहे एनर्जी क्राइसिस हो, यूक्रेन रशिया वॉर से भी जुड़े हुए हैं, और बाकी ओवरऑल जो रिसेशन और जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उसमें भी फैक्टर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत ने इस पक्ष को भी G7 के सामने रखा कि जो जियो इकोनॉमिक कंसर्न है, जो दक्षिण एशिया का, श्रीलंका का मैंने उदाहरण दिया, बाकी कंट्रीज का, और बाकी दोनों मुद्दों को रखते हुए, सिक्योरिटी को एज वेल एज इकोनॉमिक्स को रखते हुए, क्या एजेंडा होना चाहिए G20 में, इन पहलुओं पे मुझे लगता है कि ज़्यादा कंसिडरेशन
हुआ है। और भारत को एक तरीके से जो, क्योंकि अभी एक और पक्ष में देख रहा हूं कि वर्ल्ड पोलराइज्ड है, ये जो 7 इंडस्ट्रियलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं और दूसरी तरफ जो खेमा है जो वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, बदलना चाहता है, वो ज़्यादातर रॉक स्टेट्स हैं, अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, चाहे रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया है, ये सब लामबंद है। इसमें भारत को वहाँ पे होना एक तरीके से जो प्रो डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ खड़ा पाना, दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि ये कंट्रीज भी हमारे साथ में, मैसेज देने की बात है। लेकिन चूंकि भारत अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, अपना एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, और साथ ही साथ कहता है कि हम मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। हम आपके साथ भी खड़े, हम एससीओ में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, हम सब जगह हैं जहाँ पे हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होता है, और जहाँ पर भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस बनता है, वहाँ हर जगह उस हर संगठन में भारत रहेगा। जी प्रोफेसर मुनी, किस तरह के जो इश्यूज़ हैं आप देखते हैं इंडिया अभी सामने रखेगा? कई सारे चैलेंजेस तो हैं इंडिया के सामने फ़िलहाल, जिस तरह का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है इंडिया की, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं जो आगे अपने कंसर्न्स जो हैं इंडिया G7 के सामने रखना चाहेगी। किस तरह के तो आप वो इश्यूज़ जो हैं वो देखते हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए, ये बात समझिए कि भारत की जो प्रेजेंस थी वहाँ पर हिरोशिमा में, वो सिर्फ भारत के दुख दर्द को सामने रखने की नहीं थी। भारत एक प्रतिनिधि के रूप में, और जैसा मैंने पहले कहा, विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में, G20 के प्रतिनिधि के रूप में, सभी देशों के जो मसले हैं उनको सामने रखने का उन्होंने प्रयास किया। आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह साहब ने बताया आपको, लेकिन विशेष तौर से फूड क्राइसिस, देखिए यूक्रेन वॉर से 2 बड़ी क्राइसिस जो सप्लाई चेन्स हैं वो बिगड़ गई हैं। एक तो फूड के मामले में, एक एनर्जी के मामले में, लेकिन उसके साथ ही साथ जो व्यापार का मुद्दा है, ट्रेड का मुद्दा है, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का सवाल है, जिसमें देखिए आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वातावरण कितना बदल रहा है हमारे साथ में। उन सब मुद्दों को लेकर सामने G7 को ये कहना कि देखिए आप एक बड़े परिवेश में सोचने की कोशिश कीजिए, और सोचना ही नहीं, सोचने के साथ उसमें मदद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा बड़ा जो हिरोशिमा में काम हुआ वो यूक्रेन के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से मिलने में हुआ। अब मिलने में भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से साफ किया। पहली बात तो जैसे संजय ने कहा कि हम लोग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को दखल देने के खिलाफ हैं, इसलिए रूस ने जो आक्रमण किया वो गलत था। लेकिन उसका एक संदेश ये भी है कि चीन जो कर रहा है कि हम ताइवान में ये कर देंगे, वो कर देंगे, चीन जो जापान के साथ, भारत के साथ अनुक्रमण की बात कर रहा है टेरिटोरियल इश्यूज़ को लेकर, उसके लिए भी एक मैसेज बिल्कुल साफ था कि ये हमको गवारा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये साफ कहा गया कि देखिए बातचीत के बिना इसका हल नहीं निकलेगा। माफ़ कीजिए, जो ज़ेलेंस्की ने अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम पीस, जिसको वो पीस प्रपोजल कहते हैं, जो सामने रखा, उसमें एक बात बहुत साफ है, और सब बातों का जो लफाजी तरीके से उनको रखा गया है, लेकिन एक बात बहुत साफ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम रूस से तब तक बात नहीं करेंगे जब रूस पूरी तरह से हट नहीं जाता। रूस पूरी तरह से यूक्रेन से नहीं हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही सबसे बड़ा झगड़ा है रूस में और अमेरिका लेड यूरोप में जो झगड़ा है, ख़ास तौर से जो 4 एरियाज़ है जिस पे रूस ने रेफरेंडम भी कराया है और उनके लोगों ने ये कहा है कि हम रूस के साथ रहना चाहते हैं, उनसे रूस हटेगा नहीं। और अगर रूस हटेगा नहीं तो यूक्रेन कहता कि हम बात नहीं करेंगे। देखिए, यूक्रेन एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है, यूरोप बहुत बड़ा प्लेयर है, और वो दोनों यूक्रेन को लेकर रूस को कहीं न कहीं ध्वस्त करना चाहते हैं। राजनीति आज की यही है, उस राजनीति में हम नहीं पड़ सकते हैं। और ये मोदी जी ने वहाँ साफ कहा, ज़ेलेंस्की से बात करते हुए भी और G7 की मीटिंग में भी बात करते हुए भी, कि हम इस तरह की बात नहीं चाहते, हम चाहते हैं लड़ाई का बातचीत से समाधान निकले। बातचीत से समाधान तब निकलेगा जब अमेरिका और यूरोप
आर्म्स देना बंद करेंगे यूक्रेन को, और जब रूस अटैक करना बंद करेगा तो रूस से भी हमारी यही दलील है, यूक्रेन से भी हमारी यही दलील है। तो स्ट्रेटेजिक इस मामले को साफ किया गया। इकोनॉमिकली जैसा मैंने कहा, सिंह साहब ने जो कहा है वो बात को आगे रखा गया। और उसके अलावा ये जो यात्रा थी मोदी जी की और भारत की, वो दरअसल 3 देशों में 4 मुद्दों पे यात्रा थी। 3 देशों में, एक तो है हिरोशिमा में G7 के साथ मीटिंग हुई, हिरोशिमा में ही अनएक्सपेक्टेड क्वाड की मीटिंग हुई। उसके बाद वो पपुआ न्यू गिनी गए जहाँ पैसिफिक आइलैंड्स के साथ उनकी मीटिंग हुई, और अब आखिरी मीटिंग अभी ऑस्ट्रेलिया में है, शायद वहाँ से चल देंगे। तो ये एक बड़ा व्यापक एजेंडा था भारत के लिए इन सभी देशों के साथ अपने संबंध बनाने के और उनको बढ़ाने के, जो हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल, एक बहुत ही क्रूशल समय है फिलहाल इंडिया के लिए, और जितनी सारी विजिट्स प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त हुई हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर राम सिंह, प्रोफेसर मुनि ने उठाई है कि यूक्रेन क्राइसिस से 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे उठ के आए हैं। एक तो फूड क्राइसिस, दूसरी एनर्जी क्राइसिस, लेकिन साथ ही में इकोनॉमिक और ट्रेड क्राइसिस को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये वाले जो मुद्दे हैं, इंडिया का जो स्टांस है इन मुद्दों पर इस वक्त G7 के मद्देनज़र रखते हुए, और आगे हम प्रेसिडेंसी करेंगे G20 की भी, उसके मद्देनज़र कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहेगा इंडिया? भारत इसको दोनों पक्षों में देखता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू जो गिनी गए हैं, वो उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्या है। वो भी एक चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये उनके लिए भी चैलेंजेज है। वो जो 14 देशों का समूह है जिनके साथ हमारा 2014 से निरंतर संवाद चल रहा है, लेकिन भारत के साथ भारत भी इस सप्लाई चेन डिसरप्शन से बहुत बैडली अफेक्ट हुआ है। फ्यूल और फूड दोनों, बल्कि इसके साथ साथ मैं कहूँगा तीसरा और मैं जोड़ूंगा फर्टिलाइजर। भारत के लिए क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंट है फर्टिलाइजर पर, और हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं इन तीनों मुद्दों पर। इसको अगर मैं थोड़ा इसको ग्राउंड स्तर पर लेकर जाऊं, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में डिस्कशन हुई है उसमें जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी पर, विशेष रूप से पल्सेस पे और एडिबल ऑयल पे, हम इन 2 क्षेत्रों में निरंतर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। हमारा देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों का खान पान में एक तो अच्छा होगा खान पान, और उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा उससे। क्योंकि इतना ज़्यादा जो ये प्रोडक्शन है दालों का और एडिबल ऑयल का भारत में नहीं किया जा सकता। भारत ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहा है। इस सेम रूप में एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे फ्यूल के बारे में, हम अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ फ्यूल क्या हो सकते हैं। एक केवल क्रूड ऑयल नहीं, इसके अलावा और सोर्सेस ऑफ बास्केट ऑफ एनर्जी सोर्सेस क्या हो सकती है। और इस पक्ष में हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों जो ये पड़ाव थे उनके, जो क्लाइमेट चेंज और जो ग्रीन एनर्जी के संबंध में, और उसकी कैसे डेवलपमेंट असिस्टेंस हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कैसे हो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तैयार किया जाए, ना केवल भारत में बल्कि विकासशील देशों में भी, इसको उन्होंने G7 कंट्रीज के सामने रखा। इसके साथ साथ हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कोल एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में कोल रिजर्व्स है, हम अपनी कोल सप्लाई चेन को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी डिस्कशन ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं। लेकिन अल्टरनेट फ्यूल्स की खोज में विशेष रूप से भारत 1% जो इथेनॉल या जिसको बायोडीजल कहते हैं उसका अपना एनर्जी मिक्स में लाना चाहता है। उसके लिए हमें भारत में तो जो बायोडीजल है या बायोफ्यूल है या इथेनॉल है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसके साथ साथ ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। जैसे कि फिजी है, बहुत बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर्स है। अब शुगर की जो मेन सप्लायर है वर्ल्ड मार्केट में वो ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है, फिर फिजी आता है। तो फिजी में भी किस प्रकार से इथेनॉल के इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए और उसको भारत में यूज करने के लिए लाया जाए, इस क्षेत्र में भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से जो हमारा इन कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन हुआ वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने में, सप्लाई चेन जो इंगेजमेंट है या उसको उसको और ज़्यादा मजबूत करने में, और इन जो आपने ट्रेड के इश्यूज उठाए हैं इनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो तीनों पड़ाव हैं ये जियो स्ट्रेटेजिकली तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, जैसा कि प्रोफेसर संजय जी ने कहा और बहुत ही वृहत रूप में प्रोफेसर मुनि ने बताया। इसके साथ साथ इसकी जियो इकोनॉमिक डायमेंशन भी, और उसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक टाइज, तीनों ही मुद्दों पर सभी देशों के साथ भारत का निरंतर जो है जो डिस्कशन है उसको आगे हम लेकर गए हैं।
बिल्कुल प्रोफेसर भारद्वाज, कई और लीडर्स से भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की इस हिरोशिमा के विज़िट के दौरान। और जो अगर हम इंडिया की स्ट्रेटेजिक टाइज पे फोकस करें, अगर और जो इश्यूज़ हैं जो सामने आए हैं, जो फ्रूटफुल टॉक्स जिसको बोला जा रहा है कि रहे हैं, उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम बहुत ही कॉन्शियस मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं दुनिया में। लगभग 37-38 कंट्रीज़ के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। देखिए, ये जो सारा आप देखेंगे, इसको कॉम्प्रीहेंसिवली देखेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट हिरोशिमा में या पापुआ न्यू गिनी, जो 14 कंट्रीज़ का एक कंसोर्शियम है, और जो ऑस्ट्रेलिया में, इसको मैं 4 तरीके से देख रहा हूँ। पहला कि एक एंगेजमेंट है, डॉक्टर राम सिंह ने भी इंडिकेट किया कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, फूड सिक्योरिटी इशू है, एनर्जी सिक्योरिटी का, सप्लाई चेन का, डिफरेंटली ट्रेड एंगेजमेंट की बात है कि हम कैसे आपस में एंगेज करें। और चूंकि भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं किया, उसमें चाइना था एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी तो भारत एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स भी देख रहा है कि कैसे जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या बाकी कंट्रीज़ के साथ एक नया एक एग्रीमेंट कायम हो रहा है, उसमें भारत शामिल हो। तो एंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा, भारत इन कंट्रीज़ के साथ, जो खासकर क्वाड कंट्रीज़ के साथ मिलके देख रहा है कि स्टेटस कोर है, यानी कि जो अभी स्थिति साउथ चाइना सी की है, जो चाइना निश्चित रूप से आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, अपना एक दावेदारी टेरिटोरियल वाटर पे कर रहा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि स्टेटस को रहे, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो या वियतनाम का इशू हो, फिलीपींस का इशू हो, जापान का इशू हो, साउथ कोरिया का, कि स्टेटस को मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा चाइना एक्सपेंशनिस्ट ना हो, रिविजनिस्ट ना हो। एक तरीके से जो अपना एक मिडिल किंगडम का एक थ्योरी है उसका, कि एक्सपेंड करना, अपने आप को बॉस को करना, वो ना बढ़े, स्टेटस को हम मेंटेन करें। तीसरा जो फैक्टर है, चूंकि इस स्टेटस को और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो उस बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जैसे पापुआ न्यू गिनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है, चाइना वहाँ पे एंगेज है, सोलोमोन में चाइना ने मिलिट्री एग्रीमेंट किया, उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी से मिलिट्री एग्रीमेंट किया। भारत सॉफ्ट पावर के रूप में भी काफ़ी कुछ एंगेज रहा है। आप ये देखिए, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, अभी हमने कहा कि हम डायलिसिस सेंटर खोलेंगे सभी 14 आइलैंड स्टेट में, या हम वहाँ पे कार्डियक सेंटर भी खोलेंगे। इस तरीके का हम वहाँ पे इकोनॉमिकली भी सॉफ्ट पावर के रूप में पहुँच रहे हैं, लेकिन मिलिट्रीली क्वाड के साथ भी मैं प्योरली क्वाड को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहूँगा, लेकिन सेमी स्ट्रेटेजिक एक इंस्टीट्यूशन उभरा है। तो तीसरा जो फैक्टर है कि बैलेंस ऑफ पावर, कि कैसे चाइना को इस क्षेत्र में, खासकर जो इंडो पैसिफिक में जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है, उसमें कैसे चाइना को आप बैलेंस कर सकते हैं, चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को आप रोक सकते हैं। तो हम एक दूसरे अब एंगेज कर रहे हैं। भारत का आप देखिए, जापान के साथ रिश्ते मजबूत हुए, ऑस्ट्रेलिया के साथ आज हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरा मैरीटाइम जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है जापान के साथ, सभी कंट्रीज़ के साथ। जो चौथा फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, और वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट कैसे कंटेन किया जाए, जो कोल्ड वार पीरियड में बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी था कि कम्युनिस्ट को कंटेन किया जाए, यहाँ पे चाइना को कंटेन करने की बात। और जो कंटेनमेंट में है, मुझे अभी भारत क्लियर कट नहीं आया है कि मिलिट्री हम किसी के साथ भी जुड़े, लेकिन ऑकस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका साथ में आए, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चाइना को कंटेन करने के लिए क्रिएट हुआ। लेकिन भारत भी अपनी कंटेनमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है कि चाइना के सामने मलक्का डायलेमा क्रिएट कर दिया, हम अपना अंडमान निकोबार बेस को मजबूत कर रहे हैं, हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है इंडो पैसिफिक, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है,
उसको एक फ्री जोन बनाया जाए, पीसफुल जोन बनाया जाए और एक लॉ अबाइडिंग नेशन होने के नाते पीसफुल नेविगेशनल राइट्स सबको बराबर का मिले। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।